प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड में आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक संवर्धन के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। विद्यार्थियों, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का यह टॉपिक है। आपने पिछली कक्षाओं में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की एक बहुत ही उभरती हुई और नई शाखा है, जिसमें विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग करते हुए जीवों में विभिन्न बदलाव किए जाते हैं और उनको मानव कल्याण के लिए उपयोगी बनाया जाता है। यानी आनुवांशिक पदार्थ में या डीएनए में विभिन्न काट छांट करके और उनको मानव कल्याण के लिए काम में लिया जाता है। तो उसी की ही एक शाखा है पादप ऊतक संवर्धन। ऊतक के बारे में आप जानते हो, कोशिकाओं का समूह होता है और संवर्धन का मतलब होता है उसकी वृद्धि करवाना, उसको बढ़ाना, उसकी ग्रोथ करवाना। तो पादप ऊतक संवर्धन असल में पादप के जो ऊतक हैं उनकी वृद्धि करवाना और उनसे संपूर्ण पादप या किसी अंग विशेष का निर्माण करना पादप ऊतक संवर्धन के अंतर्गत आता है। तो पादप ऊतक संवर्धन में, प्लांट टिश्यू कल्चर में, पात्रे यानी इन विट्रो किसी भी पात्र में एसेप्टिक कंडीशंस में जीवाणु रहित माध्यम में ऊतक की वृद्धि करवाई जाती है और विभिन्न एंजाइम्स का, विभिन्न हार्मोन्स का, विभिन्न रसायनों का उपयोग करते हुए उससे संपूर्ण पादप या किसी पादप अंग का निर्माण किया जाता है। तो पादप ऊतक संवर्धन के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक विशेष पादप ऊतक को लेकर उसे किसी पात्र में, किसी परख नली में, किसी टेस्ट ट्यूब में कृत्रिम माध्यम पर, कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर ग्रो करवाया जाता है, उसकी वृद्धि करवाई जाती है। यही पादप ऊतक संवर्धन है। आइए इसके बारे में हम और विस्तार से जानें। परिभाषा। साधारणतः पादप ऊतक संवर्धन का तात्पर्य पादप कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों का पात्रे इन विट्रो संवर्धन से होता है। इन विट्रो का मतलब किसी पात्र में। अतः पादप के किसी भी अंग यानी तना, पत्ती, जड़ एवं पुष्प के छोटे से छोटे टुकड़े या कोशिका या ऊतकों का उपयोग कर नियंत्रित एवं कृत्रिम पोषक एवं भौतिक वातावरण, तापमान, प्रकाश एवं नमी में कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का निर्जम दशा में संवर्धन या गुणन को पादप ऊतक संवर्धन कहते हैं। यानी पादप के किसी ऊतक का कृत्रिम परिस्थितियों में और निर्जम दशा, एसेप्टिक कंडीशन में कृत्रिम पोषक का उपयोग करते हुए संवर्धन करवाना ही पादप ऊतक संवर्धन कहलाता है। ऊतक संवर्धन जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण शाखा है। जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक रूप से किसी भी पादप के परिवर्धन या जीवित रहने के लिए मुख्य 4 आवश्यकताएं होती हैं: प्रकाश, पोषण, तापमान एवं नमी। यदि पादप को ये सभी आवश्यकताएं किसी नियंत्रित वातावरण पर उपलब्ध हो जाएं, तो पादप कोशिकाओं या ऊतकों को सरलता से संवर्धित किया जा सकता है। ऊतक संवर्धन तकनीकी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व इस विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे कि पादप ऊतक संवर्धन क्या है। पादप के किसी ऊतक को किसी पात्र में वृद्धि करवाना ही पादप ऊतक संवर्धन है। उसके लिए जो पोषक पदार्थ चाहिए वो भी कृत्रिम होता है, जो भौतिक वातावरण चाहिए उनका भी कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है। और कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी जीवाणु रहित स्थिति होनी चाहिए। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? ऊतक संवर्धन का प्रारंभ 1902 में हुआ, जब हैबरलैंड ने कृत्रिम माध्यम पर पृथक्कृत कोशिकाओं को संवर्धित किया। तो हैबरलैंड का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर में। उन्होंने सर्वप्रथम पर्ण से खम्भोत्तक कोशिकाओं को विलगित करके संवर्धन किया। हैबरलैंड के पश्चात हैनिंग ने कुछ क्रूसिफर के परिपक्व भ्रूणों का संवर्धन करके
पौधे प्राप्त किए। इसके पश्चात लॉयबॉक ने लाइनम के एक संकर के भ्रूणों को संवर्धित करके संकर पौधे प्राप्त किए। वान ऑरबीक ने 1941 में नारियल के तरण भ्रूणपोष का प्रयोग कर धतूरे के भ्रूण की वृद्धि का सफलतापूर्वक अध्ययन किया। इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने कोशिका एवं ऊतक संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न हैं। जैसे किन वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कैप्लिन एवं स्टीवर्ट ने अपने प्रयोगों में गाजर एवं आलू के ऊतकों का सफलतापूर्वक संवर्धन करके यह सिद्ध किया कि ऊतक संवर्धन के लिए 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड तथा नारियल का तरल भ्रूणपोष अत्यंत उपयोगी है। तो 2,4-D और तरल भ्रूणपोष जो हैं ये संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम के रूप में काम में आते हैं। स्कूग का पोषक माध्यम भी आता है, ने ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में साइटोकाइनिन के महत्व को परिलक्षित किया। मॉरेल द्वारा सर्वप्रथम ऊतक संवर्धन प्रयोगों में एक बीजपत्री पौधों का ऊतक संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की गई, क्योंकि इससे पहले केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही ऊतक संवर्धन का कार्य किया गया था। म्यूर ने सर्वप्रथम पृथकीकृत एकल कोशिका के संवर्धन को सफलतापूर्वक संपन्न एवं स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। स्टीवर्ट एवं रेनार्ड ने गाजर के ऊतक संवर्धन के प्रयोगों के दौरान कायिक भ्रूणोद्भवन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया की खोज की, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी किसी कायिक कोशिका से ही भ्रूण का निर्माण किया। तंबाकू एवं धतूरा के परागकणों एवं लघु बीजाणुजन कोशिकाओं द्वारा सर्वप्रथम गुहा एवं माहेश्वरी द्वारा अगुणित भ्रूणों को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। तो भारतीय वैज्ञानिकों गुहा और माहेश्वरी ने हैप्लॉइड जो एम्ब्रियो हैं, अगुणित भ्रूण हैं, उनको विकसित किया था। जी मेल्चर्स ने टमाटर तथा आलू के प्रोटोप्लास्ट का संलयन करके कायिक संकरण का उत्पादन किया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हॉर्स ने निकोसियाना पादप में एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के उपयोग से ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त किए। कॉहन ने इलेक्ट्रो संलयन के द्वारा तंबाकू के कायिक संकरण प्राप्त किए। फिशमैन ने ई कोलाई जीवाणु के जीनोम का अनुक्रम बताया और थॉश ने ऊतक संवर्धन में सक्रिय चारकोल की भूमिका बताई। तो ये कुछ हिस्ट्री थी। अब हम जानते हैं कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो ऊतक संवर्धन में बार बार काम आते हैं। सबसे पहला है कृतोत्तक, एक्सप्लांट। पौधे का वह भाग जिसका उपयोग ऊतकों का संवर्धन हेतु किया जाता है कृतोत्तक कहलाता है। कृतोत्तक के रूप में पौधे के कई भागों का उपयोग किया जाता है, जैसे विभज्योतक कोशिकाएं, पर्वसंधियों के टुकड़े, कलिकाएं, मूल, स्तंभ के सिरे, पत्तियां, अंकुरित बीज, परागकण, परागकोश, भ्रूण, बीजपत्र आदि। यानी पादप का वह भाग जिसका हम संवर्धन करा रहे हैं क्या कहलाता है? कृतोत्तक कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। मान लीजिए हमने कोई पत्ती का टुकड़ा लिया, उसको परख नली में जीवाणु रहित माध्यम पर रख दिया और उसकी हम वृद्धि करवा रहे हैं, तो वह पत्ती का टुकड़ा क्या होगा विद्यार्थियों? कृतोत्तक या एक्सप्लांट होगा। दूसरा है कैलस। ऊतक संवर्धन तकनीक में निर्मित असीमित वृद्धि वाली अविभेदित कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं। ऊतक संवर्धन में जो अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का एक झुंड, कोशिकाओं का एक मॉस जो होता है, एक कोशिकाओं की जो जिसको कहें हम अविभेदित संरचना होती है, उसे ही कैलस कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पत्ती ली, पत्ती में हमने वृद्धि करवाई, तो शुरू में जो कोशिकाएं आपस में विभाजन करके और वृद्धि करेंगी, तो शुरू में कोशिकाओं का जो समूह होगा वो ही क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर का एक मॉस है, एक झुंड है, एक समूह है कोशिकाओं का, ये कैलस है ना। राइट हैंड साइड पर जो रेड कलर का है, ये संवर्धन माध्यम पर है। इस पर जो बैक्टीरिया हैं वो वृद्धि कर रहे हैं। संवर्धन माध्यम क्या होता है? संवर्धन माध्यम को पोषक माध्यम भी कहते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत संवर्धित कोशिकाओं या ऊतकों के आवश्यक पोषण के लिए कृत्रिम विधियों द्वारा कई प्रकार के पोषक रसायनों से निर्मित तरल मिश्रण को संवर्धन माध्यम कहते हैं। यानी जब कोई भी कृतोत्तक संवर्धन
कर रहा होता है तो उसको कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। वो तरल या अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसमें कुछ कृत्रिम पदार्थ होते हैं, उन्हें ही क्या कहेंगे, संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम कहेंगे। विद्यार्थियों, नारियल पानी, कोकोनट जो वाटर है, यह एक प्राकृतिक संवर्धन माध्यम, पोषक माध्यम होता है। सतह निर्जमीकरण, सरफेस स्टरलाइजेशन। ऊतक संवर्धन तकनीक में ऊतकों का संवर्धन करने के लिए कृतोतक को प्राकृतिक पौधों से प्राप्त किया जाता है। इन कृतोतक की सतह पर कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि उपस्थित होते हैं। अतः कृतोतक की सतह पर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को सतह निर्जमीकरण कहते हैं, क्योंकि इस तकनीक से ऊतकों का संवर्धन निर्जम दशा में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई पत्ती का टुकड़ा लिया जिसका हम संवर्धन करवाना चाह रहे हैं। उस पत्ती के टुकड़े पर, उसकी सतह पर बहुत सारे बैक्टीरिया या कीटाणु या रोगाणु रह सकते हैं, तो उनको नष्ट करना, उसकी सतह को कीटाणु रहित बनाना ही क्या कहलाता है, सतह निर्जमीकरण, सरफेस स्टरलाइजेशन कहलाता है। जीव द्रव्यक, प्रोटोप्लास्ट। भित्ति रहित पादप कोशिका को जीव द्रव्यक कहते हैं, यानी सेल वॉल जब किसी पादप कोशिका में से हटा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद आता है विद्यार्थियों, ऊतक संवर्धन के कुछ प्रकार हैं, जैसे कैलस संवर्धन। अर्ध ठोस माध्यम पर कृतोतक से असंगठित, अविभेदित एवं अनियंत्रित वृद्धि वाले कोशिकाओं के समूह या ऊतक निर्माण को कैलस संवर्धन कहते हैं, यानी कैलस का जब संवर्धन करवाया जाता है। कोशिका निलंबन संवर्धन। कैलस ऊतक को किसी तरल संवर्धन माध्यम में लगातार विलोडन से उसके छोटे छोटे खंडों को संवर्धित करने की प्रक्रिया को कोशिका निलंबन कहते हैं। यहाँ पर विलोडन का मतलब है हिलाना। अगर हम कैलस को लगातार हिलाएंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े संवर्धन माध्यम पर फैल जाएंगे, यानी एक सस्पेंशन बन जाएगा। जीव द्रव्यक संवर्धन। भित्ति रहित पादप कोशिका को जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं और उनका संवर्धन जीव द्रव्यक संवर्धन कहलाता है। अंग संवर्धन। विभिन्न पादप अंगों जैसे जड़, प्ररोह, भ्रूण, इनका संवर्धन अंग संवर्धन। विभ्योतक संवर्धन। किसी विभ्योतकी कोशिकाओं का संवर्धन। पराग संवर्धन। पराग कणों को उचित पोषक माध्यम पर संवर्धित कर अगुणित भ्रूण या कैलस के निर्माण को पराग संवर्धन कहेंगे। पराग कोश। ऊतक संवर्धन तकनीक से पराग कोश की अगुणित कोशिकाओं का संवर्धन कर अगुणित पादप निर्माण को पराग कोश संवर्धन कहेंगे। कायिक भ्रूण संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी भी कायिक कोशिका या ऊतक से निर्मित भ्रूण को कायिक भ्रूण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को कायिक भ्रूण जनन कहते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी किसी कायिक कोशिका से, जड़ की या पत्ती की या तने की या किसी भी कायिक कोशिका से जब भ्रूण बनता है तो उसे कायिक भ्रूण, और यह पूरी प्रक्रिया कायिक भ्रूणोद्भव या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।